आज देश को नया संसद भवन मिल गया और नए संसद भवन में पहला बिल पेश हुआ, महिला आरक्षण बिल, जिसे सरकार ने नाम दिया है नारी शक्ति वंदन विधेयक। नए संसद भवन में कार्यवाही शुरू होते ही इस बिल को लाया गया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस बिल को पेश किया, जिस पर अब लोकसभा में 20 सितंबर यानी कल बहस होगी। लेकिन हम आज ही इस बिल का विश्लेषण करेंगे और इससे जुड़े हर सवाल का जवाब आपको देंगे। पहला सवाल तो यही है कि महिला आरक्षण बिल में क्या क्या प्रावधान है। महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटें आरक्षित होंगी। SC/ST के लिए आरक्षित सीटों में से 33% पर उसी समुदाय की महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिलेगा। इस बिल में प्रस्ताव है कि हर परिसीमन की प्रक्रिया के बाद महिला आरक्षित सीटों को रोटेट किया जाएगा, यानी महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें बदल दी जाएंगी। आपको बता दें कि परिसीमन के जरिए लोकसभा और विधानसभा सीटों का दोबारा से निर्धारण किया जाता है। इस बिल के मुताबिक महिला आरक्षण कानून की समय सीमा 15 वर्ष होगी, यानी 15 वर्ष बाद यह आरक्षण खत्म हो जाएगा। हालांकि उसके बाद संसद में संशोधन के जरिए इस आरक्षण को बढ़ाया जा सकेगा। यानी आसान भाषा में कहें, अगर यह बिल पास होकर कानून बन जाता है तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में हर तीसरी सदस्य महिला होगी। लेकिन समझने वाली बात यह है कि अगर यह बिल पास हो भी जाता है तब भी 2024 के लोकसभा चुनाव में लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यह भी समझिए। बिल में कहा गया है कि महिला आरक्षण परिसीमन यानी डीलिमिटेशन के बाद ही लागू होगा और अगला परिसीमन तब होगा जब नई जनगणना हो जाएगी। और लगभग तय है कि जनगणना और परिसीमन आम चुनाव के बाद ही होगा। यानी अगर महिला आरक्षण बिल पास होकर कानून बन भी जाता है तो इस बार के लोकसभा चुनाव में लागू नहीं हो पाएगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाला यह बिल नया नहीं है, क्योंकि सबसे पहले यह बिल वर्ष 1996 में लाया गया था। आज कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष मोदी सरकार द्वारा लाए गए इस महिला आरक्षण विधेयक को समर्थन दे रहा है। लेकिन सच तो यह है कि 27 साल में कई बार संसद में पेश होने के बावजूद महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाला यह बिल आज तक कानून नहीं बन पाया। अब आप पूछेंगे कि क्यों नहीं बन पाया, तो इस सवाल का जवाब जानने और समझने के लिए आपको हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। आज नई संसद के पटल पर इस नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 को प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष और गर्व की अनुभूति हो रही है। आज ये सदन नारी शक्ति को लोकसभा और राज्यसभा में 33% भागीदारी देने का साक्षी बनेगा। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच हमेशा से नारी को शक्ति स्वरूप मानने की रही है। पुराने हो चुके संसद भवन में जिस महिला आरक्षण बिल को पेश करने का सिर्फ नाटक ही होता आया था, आज मोदी सरकार ने उसी बिल को पेश करके नए संसद भवन में पहले दिन की कार्यवाही का शुभारंभ किया। विमेन लेड डेवलपमेंट के अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार आज एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है। इस विधेयक का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। महिला आरक्षण बिल मोदी सरकार ने पेश किया, लेकिन इसका क्रेडिट लेने के लिए कांग्रेस खड़ी हो गई। 1989 में जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे तब स्थानीय निकायों के चुनाव में उन्होंने 1/3 आरक्षण महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया था। तत्पश्चात कांग्रेस की सरकारों ने लगातार प्रयास किया कि महिला आरक्षण का बिल पास हो, कानून बने। हजारों लाख यही कांग्रेस का गेम प्लान है।
जो महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने का समर्थन तो करती है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब संसद में ये बिल पेश हुआ है, कांग्रेस और उसके सहयोगी ही इस बिल के खिलाफ खड़े हुए हैं। क्योंकि संसद में महिलाओं के आरक्षण का प्रस्ताव 27 सालों से पेंडिंग है, तभी से महिलाओं को संसद में आरक्षण देने की सिर्फ बातें ही होती आई हैं। पहली बार महिला आरक्षण बिल को एचडी देवेगौड़ा की सरकार ने 15 सितंबर 1996 को पेश किया था। तब सरकार को समर्थन दे रहे मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव महिला आरक्षण बिल के विरोध में थे। बिल पास होने से पहले ही देवेगौड़ा सरकार अल्पमत में आ गई थी। इसके बाद जून 1997 में गुजराल सरकार के कार्यकाल में फिर एक बार इस बिल को पास करवाने की कोशिश हुई। वर्ष 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार में भी महिला आरक्षण बिल को पेश करने की कोशिश हुई। इसके बाद 1999 में भी दोबारा इस बिल को संसद में पेश करने की कोशिश हुई। वाजपेयी सरकार में ही वर्ष 2003 में एक बार फिर महिला आरक्षण बिल पेश करने की कोशिश हुई, लेकिन ये बिल कभी पास ही नहीं हो पाया, क्योंकि जो नेता संसद के बाहर महिला सशक्तिकरण पर बड़े बड़े भाषण देते थे, वो ही संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के खिलाफ खड़े हो गए थे। हम तो बिल पास नहीं होने देंगे किसी सूरत। अब उस चलेगा ही नहीं, कैसे चलेगा? हम लोग जम के विरोध करेंगे। बैकवर्ड क्लासेस माइनॉरिटी को प्रिवेंट करने के लिए, गला काटने के लिए ये आरक्षण लाया जा रहा है। वाजपेयी सरकार ने संसद में महिला आरक्षण बिल 6 बार पेश किया। आज जो कांग्रेस महिला आरक्षण बिल का श्रेय लेने की कोशिश कर रही है, उसी कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने हर बार महिला आरक्षण बिल को कानून बनने से रोका। और जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी तो महिला आरक्षण बिल का क्या हुआ वो भी देखिए। 8 मार्च 2010 राज्यसभा में मनमोहन सरकार ने महिला आरक्षण बिल पेश किया तो यूपीए के ही सहयोगी दल समाजवादी पार्टी के सांसदों ने बिल की कॉपी फाड़ दी और बिल पर चर्चा को रोकने की कोशिश हुई। अगले दिन जब बिल पर वोटिंग हुई तो सरकार की सहयोगी बीएसपी और टीएमसी ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया, लेकिन फिर भी राज्यसभा में ये बिल पास हो गया, क्योंकि बीजेपी ने तब इस बिल के समर्थन में वोट दिया था। लेकिन लोकसभा में 262 सीटें होने के बावजूद मनमोहन सरकार इस बिल को पास नहीं करवा पाई, क्योंकि उसके ही सहयोगी दलों ने इस बिल का विरोध कर दिया। अनेक वर्षों से महिला आरक्षण के संबंध में बहुत चर्चाएं हुई हैं, बहुत वाद विवाद हुए हैं। महिला आरक्षण को लेकर संसद में पहले भी कुछ प्रयास हुए हैं। 1996 में इससे जुड़ा बिल पहली बार पेश हुआ था। अटल जी के कार्यकाल में कई बार महिला आरक्षण का बिल पेश किया गया, कई बार, लेकिन उसे पार कराने के लिए आंकड़े नहीं जुटा पाए और उसके कारण वो सपना अधूरा रह गया। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। अब राज्यसभा में पारित होने के 13 वर्ष बाद ये बिल लोकसभा में पेश हुआ है, तो इसका श्रेय वही कांग्रेस और विपक्षी दल लूटने की कोशिश में जुटे हैं, जिन्होंने अपनी सरकार होने के बावजूद कभी इस बिल को पास नहीं होने दिया। आज लोकसभा में अमित शाह ने भी कांग्रेस को आईना दिखाया है। कभी राज्यसभा में पास होता था, लोकसभा में नहीं होता था। कभी लोकसभा में होता था,
राज्यसभा में गिर जाता था। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त जो ये बिल आया वो आज तक जीवित है, आज तक जीवित है, राज्यसभा में पास हुआ है। माननीय अधीर रंजन जी ने जो कहा वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है कि पुराना बिल अभी भी जीवित है। मेरी स्पष्ट जानकारी है कि पुराना बिल लैप्स कर गया है। अधीर रंजन जी ने जो कहा है उसके समर्थन में उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो टेबल पर रखने चाहिए। एक, या तो उन्होंने स्टेटमेंट विड्रॉ करना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि इस बिल को लोकसभा ने भी कभी पारित किया था राजीव गांधी जी के समय में, कभी नहीं हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, लोकसभा में जो बिल पारित होता है, अगर राज्यसभा उसको पारित नहीं करती है और लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होता है तो वो बिल अपने आप लैप्स हो जाता है। महिला आरक्षण बिल पर सियासत भी काफी समय से होती रही और अब अगर हम देखें तो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिला आरक्षण बिल लेकर आ रही है तो तमाम वो राजनीतिक दल भी बीजेपी के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं जो कभी महिला आरक्षण बिल का विरोध कर रहे थे। तो आप ये समझ सकते हैं कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास नंबर्स भी है और नियत भी है, क्योंकि लोकसभा में बीजेपी को पूर्ण बहुमत है और राज्यसभा की अगर हम बात करें तो राज्यसभा में भी बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के अलावा जो अन्य दल हैं वो भी कहीं ना कहीं महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर सरकार का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं नंबर्स और नियत के साथ महिला आरक्षण बिल इस बार संसद के इस नए भवन से पास हो जाएगा। कैमरामैन कमल के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, दिल्ली। ये रिपोर्ट देखकर आपको समझ में आ ही गया होगा कि लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के नाम पर सिर्फ राजनीति होती आई है और महिला आरक्षण विधेयक उसका टूल बनता आया है। लेकिन अब की बार मोदी सरकार ने यह बिल ऐसे वक्त पर पेश किया है जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों में उसके पास इस बिल को पास करवाने के लिए जरूरी नंबर्स हैं। यानी इस बिल को कानून बनाने में मोदी सरकार को कोई खास मुश्किल नहीं होने वाली है। अब आपको संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मौजूदा आंकड़े भी बताते हैं। अभी 543 सीटों वाली लोकसभा में सिर्फ 78 महिला सांसद हैं, यानी लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी अभी 14.4% है। 238 सीटों वाली राज्यसभा में सिर्फ 31 महिला सांसद हैं, यानी कुल सदस्यों में सिर्फ 13% महिलाएं हैं। और जहां तक राज्य विधानसभाओं की बात है तो देश में एक भी ऐसा राज्य नहीं है जहां की विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या 15% से ज्यादा हो। मिजोरम में तो एक भी महिला विधायक नहीं है। 14.4% महिला विधायकों के साथ छत्तीसगढ़, 13.7% महिला विधायकों के साथ पश्चिम बंगाल और 12.4% महिला विधायकों के साथ झारखंड टॉप 3 राज्य हैं जहां की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा है। बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या 10 से 12% है और 17 राज्यों की विधानसभाओं में महिला विधायकों की संख्या 10% से भी कम है, जिनके नाम आप अपनी टीवी स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य भी शामिल हैं। मिजोरम में तो एक भी महिला विधायक नहीं है। तो अब समझने की बात यह है कि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की इतनी कम भागीदारी इसलिए नहीं है कि महिलाएं चुनाव नहीं जीत पाती, बल्कि सच तो यह है कि राजनीतिक दल महिलाओं को टिकट देने में कंजूसी करते हैं। अब इसका सबूत भी आपको हम देते हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 8,054 उम्मीदवार चुनाव लड़े थे, जिसमें 726 यानी सिर्फ 9% महिलाएं थी। इस दौरान कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 54 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। बीजेपी ने 53 महिलाओं को अपने टिकट पर चुनाव लड़ाया। बीएसपी ने 24, टीएमसी ने 23, सीपीएम ने 10, सीपीआई ने 4 और एनसीपी ने सिर्फ 1 महिला प्रत्याशी को चुनाव में टिकट दिया था। इसमें समझने वाली बात यह भी है कि जो राजनीतिक दल अपनी पार्टी में ही महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए तैयार नहीं है, वो संसद और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण देने के लिए कैसे तैयार हो सकते हैं। यही वजह है कि पिछले 27 वर्षों के दौरान कई बार महिला आरक्षण बिल संसद में पेश तो हुआ,
लेकिन आज तक कानून नहीं बन पाया। अब सवाल तो यह भी पूछा जा रहा है कि जब महिला आरक्षण परिसीमन की प्रक्रिया के बाद ही लागू होना है और परिसीमन 2024 चुनाव के बाद होना है, तो फिर अगर यह बिल संसद में पास हो भी जाता है तो इसका क्या फायदा होगा? ये सवाल उठाते हुए कांग्रेस इस बिल को सबसे बड़ा चुनावी जुमला बता रही है और बीजेपी इसे अपनी उपलब्धि बता रही है। बहुत स्पष्ट है ये किस तरह से कांग्रेस ने खेल किया था। 2008 में लाकर इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया। 2 साल के बाद आया, जब वो दोबारा चुन के लगता था चुन के नहीं आएंगे, लेकिन चुन के आए। जब आए भी तब भी इनके सहयोगियों ने सहयोग नहीं किया। कोई परकटी कहता था, कोई कुछ कहता था। आप पिछले वीडियो निकाल के देखिए साहब, वो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि ये इस घर की महिलाएं आएंगी, उसकी आएंगी, लेकिन रोकने का काम करते थे। क्या क्या सुनने को नहीं मिला कांग्रेस के सहयोगी दलों से। संसद में पहले भी बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, राज्यसभा में पास भी हो गया था, उसे वापस दिया जाएगा। ये लाया गया है, 29 से पहले आएगा नहीं। ये महिलाओं को मूर्ख बनाने वाली बात है कि नहीं? हम तो सपोर्ट कर ही रहे। हालांकि हमारा मांग रही है और रहेगी, आगे भी रहेगी। मैं जानता हूं कि सदन में और बहुमत प्राप्त जो दल है उसके अंदर एंटी ओबीसी लोग बैठे हुए हैं। वे ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देने नहीं देंगे। एक वक्त ऐसा आएगा जब हिंदुस्तान की इस नई संसद में ओबीसी महिलाओं के समर्थक संसद सदस्यों की ज्यादा होगी, उस वक्त हम इसको पास करवा लेंगे। आपको क्या कमी थी और आपने इतना वेट क्यों किया, इंतजार क्यों किया? आप तो लोकसभा में फुल मेजॉरिटी में है, 2014 से आए, 9.5 साल क्यों लग गए? क्या 2014 में ये महिलाओं के लिए माइलस्टोन नहीं लग रहा था? क्या आने वाले चुनाव में आपको ये महसूस हो रहा है कि शायद महिला रिजर्वेशन के बगैर, उसका प्रलोभन के बगैर चुनाव में जो आपकी बुरी तरह हार होनी है उसमें कुछ राहत मिल जाएगी? ये कांग्रेस का बिल था और आज लोकसभा में इन्होंने टेबल किया है, हम इसका स्वागत करते हैं। अगर विपक्ष को ये लगता है कि चुनावी दांवपेच है तो चिट्ठी क्यों लिख रहे थे? तो क्या विपक्ष भी चुनावी नौटंकी कर रहा था? और विपक्ष के लिए ये चुनावी नौटंकी ही है, क्योंकि विपक्ष ने और विशेषतः कांग्रेस ने सत्ता में रहने के बावजूद कभी भी महिला को आरक्षण नहीं दिया, जबकि बार बार इसकी मांग उठती रही और कांग्रेस के पास पूरा बहुमत था लोकसभा में। ये भी सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी में पहला राजनीतिक दल बना जिसने अपनी पार्टी में महिलाओं को आरक्षण दिया। और हास्यास्पद है कि सोनिया जी एक महिला अध्यक्षा होने के नाते अपनी पार्टी में ये सम्मान अपनी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं को ना दे पाए। ये सच है कि 2024 के चुनाव में महिला आरक्षण कानून लागू नहीं हो पाएगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि देर से ही सही संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को उनका उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए एक गंभीर पहल हुई है। तो आइए अब आपको दुनिया भर की संसदों में महिलाओं की भागीदारी से जुड़े फैक्ट्स बताते हैं। राष्ट्रीय संसदों के वैश्विक संगठन इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन यानी आईपीयू ने चुनाव करवाने वाले 47 देशों के आंकड़ों पर रिसर्च की है, जिससे यह पता चला है कि दुनिया भर में करीब 25% सांसद महिलाएं हैं, जबकि वर्ष 2011 में दुनिया भर में 20% सांसद महिलाएं थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर की संसदों में अब महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है। संसद में महिला सांसदों की संख्या के मामले में सबसे आगे अफ्रीकी देश रवांडा है, जहां 60% से ज्यादा सीटों पर महिला सांसद हैं। साल 2008 में रवांडा महिला बहुमत वाला पहला देश बना था। दूसरे नंबर पर क्यूबा है, जहां की संसद में 53% सांसद महिलाएं हैं। 52% महिला सांसदों के साथ निकारागुआ की संसद में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। न्यूजीलैंड, मेक्सिको और यूएई की संसदों में 50% महिलाएं हैं। अमेरिकी कांग्रेस में 540 में से 125 सांसद महिलाएं हैं। ये कुल सदस्यों का करीब 28.7% है। ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में 650 सदस्य हैं, जिनमें से 223 महिलाएं हैं। ये पहली बार है जब ब्रिटिश संसद में महिला प्रतिनिधित्व 1/3 से ज्यादा है। यूएन वुमेन ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक अभी 17 देशों में राष्ट्र प्रमुख यानी हेड ऑफ स्टेट्स महिलाएं हैं, जबकि 19 देशों में सरकार की मुखिया यानी हेड ऑफ गवर्नमेंट महिलाएं हैं।
इसके अलावा पूरी दुनिया की संसदों में औसतन 22.8% महिलाएं कैबिनेट मेंबर्स हैं, जिन्हें आप मंत्री भी कह सकते हैं। और 13 देशों में चल रही सरकारों की कैबिनेट में महिला मंत्रियों की संख्या 50% या उससे ज्यादा है। यानी पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। और अब महिला आरक्षण बिल पेश करके मोदी सरकार ने भारत की संसद और विधानसभाओं में भी महिलाओं को उनका उचित स्थान देने की मंशा जता दी है।